Hello everyone, welcome back to the channel. So if you are new to this channel, hello, my name is Muskan Agrawal. Me along with my team teachers all from classes 9 to 12 all subjects. तो अब क्लास 12th के हम लोग फ्लेमिंगो के सेकंड चैप्टर आज करने वाले हैं which is Lost Spring. ये जो चैप्टर है ना ये दो स्टोरीज में डिवाइडेड है. तो हम लोग एक स्टोरी को एक पार्ट में अभी कवर करेंगे, दूसरी स्टोरी अगले पार्ट में कवर करेंगे. एक स्टोरी साहिब की, एक स्टोरी मुकेश की है. तो जो ऑथर है वो कहती है कि जिंदगी कई लोगों के लिए कितनी डिफिकल्ट हो सकती है, लोग कैसे सरवाइव करते हैं. तो जो है आपके पास उसकी वैल्यू करो. तो वो सबके बारे में ये चैप्टर है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. ओके, सो आई एम गोना डू अ लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी इन दिस वीडियो. नॉट इन दिस वीडियो, एवरी वीडियो आई डू दैट बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम्स में इंटरनल्स भी पूछे जाएंगे, एक्सटर्नल भी पूछे जाएंगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी पूछा जाएगा एंड एरर ओमिशन तो ऑफ कोर्स पूछे जाएंगे. तो लाइन टू लाइन हम इसका जल्दी से एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Why do you do this? I asked Sahib, whom I counter every morning scorching for gold in the garbage dumps of my neighborhood. अब ऑथर पूछती है साहिब से, मतलब वहां पे जो एक बच्चा रहता है एक फील्ड में जो कि गार्बेज के डंपिंग में कुछ कुछ ढूंढता रहता है. तो उससे वो ऑथर पूछती है तुम ये क्यों करते हो, वाई डू यू डू दिस. वो साहिब से पूछती है क्योंकि वो डेली उसे देखती थी कि वो गार्बेज के डंप में कुछ कुछ खोजता रहता है. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो सेट एडमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ रखा है, पहले वो एक सुंदर ग्रीन फील्ड ढाका में रहता था. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away fields and homes, his mother tells him. और वो वहां अब इसीलिए नहीं रहता क्योंकि बहुत पहले एक फ्लड आया था, बहुत पहले एक स्टॉर्म आया था जिसने वहां पे पूरे घर थे, घर को, फील्ड को, सबको बहा के ले गया था. इसीलिए अब साहेब और उसकी मदर वहां पे नहीं रहते. That's why they left, looking for gold in a big city where he now lives. और इसीलिए उन्होंने अपना घर छोड़ा था, अब वो एक बिग सिटी में रहते हैं और गोल्ड की तलाश में वो लोग गार्बेज को डंप करते रहते हैं. गार्बेज को डंप, सॉरी सॉरी सॉरी, डम्प्ड गार्बेज में वो लोग ढूंढते रहते हैं कुछ कुछ कि कभी उन्हें गोल्ड मिल जाएगा. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे. और वो कहता है कि जब ऑथर उससे पूछती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो वो कहते हैं क्योंकि मेरे पास और कुछ करने को नहीं है. तो ऑथर कहती है गो टू स्कूल देन. इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. और साहिब कहता है कि मेरे नेबरहुड में यानी कि मेरे आसपास कोई भी स्कूल नहीं है, जब बन जाएगा तो चला जाऊंगा. If I start a school, will you come? I asked half joking. Yes, he says climbing broadly. और वो ऑथर उससे पूछती है कि अगर मैं एक स्कूल खोलूं तो क्या तुम आओगे. तो ये साहिब जो है वो स्माइल करते हुए बोलता है हाँ. Few days later, I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिन बाद वो साहिब उसके पास आता है और पूछता है कि क्या आपके स्कूल रेडी हो गए. It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट. और ये बोलते हैं कि नहीं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है भाई, स्कूल बनाना है. तो उसे थोड़ी सी एम्बैरेसिंग फीलिंग भी आती है ऑथर को कि मैंने इससे झूठ कहा कि जो नहीं हो सकती चीज मैंने इसे वो ड्रीम दिखाया, सपना दिखाया. बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. और लेकिन ऐसे promises उसे और भी लोग उसके वर्ल्ड में दिखाते रहते होंगे. After months of knowing him, I asked him his name. साहिब आलम, he announces. और बहुत महीनों से ऑथर उसे जानती थी, बट बहुत मंथ्स बाद ऑथर ने उसका नाम पूछा और उसने रिप्लाई किया साहिब आलम, मेरा नाम है साहिब आलम, विच मीन्स इन, ये एक मुगल लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है कि किंग. He does not know what it means. He knew its meaning, Lord of Universe. He would have heard the time believing it. और लेकिन ऑथर को लगा कि मेरे ख्याल से इसको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, इसीलिए अपने आप को साहिब आलम बोल रहा है. इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का लॉर्ड, और इसीलिए अपने लिए ये वर्ड यूज कर रहा है. और अगर पता होता इसे तो इस ये वर्ड यूज नहीं करता. Unaware of what his name represents, he roamed in the streets with his friends. और
इस फैक्ट से कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्ट्रीट में घूमता रहता था। An army of barefoot boys who appear like morning birds and despair at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. वो एक barefoot boys थे, उसके फ्रेंड्स भी, यानी कि जिसके पास चप्पल जूते ना हो, वो लोग स्ट्रीट्स में नंगे पांव रोम करते रहते थे। एंड और मंथ्स तक वो लोग मॉर्निंग में दिखते थे बर्ड्स की तरह और नून में गायब हो जाते थे, दोपहर में गायब हो जाते थे। और मंथ्स हो चुके थे, बहुत महीने हो चुके थे कि ऑथर सबको एक एक करके जानने लगी थी। Why aren't you wearing चप्पल्स? I asked one. और एक लड़के से ऑथर पूछ लेती कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहना है। My mother did not bring them down on the shelf, he answered simply. उसने कहा कि क्योंकि मम्मी ने नहीं पहनाया शेल्फ से निकाल के, तो मैंने नहीं पहना। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. जो उसके कपड़े उसे मैच नहीं हो रहे थे, एक लड़का वो जूते पहना रहता है, वो बोलता है कि अगर आंटी पहना भी देती ना तो भी ये निकाल देता, ऐसा करके वो बोलता है। He shuffles his feet, says nothing. I want shoes, says the third boy who has never owned a pair all his life. एक तीसरा लड़का रहता है, वो उसे बोलता है कि मुझे जूते चाहिए, और वो लड़के ने कभी भी पूरे अपनी जिंदगी में एक भी पेयर जूते के नहीं लिए हैं। Traveling, a third boy who has traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot. In one explanation, I wonder if this is only an excuse to explain away the perpetual state of poverty. वो इतनी कंट्रीज घूमी है, इतनी जगह घूमी है ऑथर, तो बोलती कि मैंने बहुत से चिल्ड्रन को देखा है कि वो बेयर फुट स्ट्रीट्स पे वॉक कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो उनका पॉवर्टी है, लेकिन अपनी पॉवर्टी को छुपाने के लिए ट्रेडिशन का नाम दे दे रहे हैं कि भाई हमारे ट्रेडिशन में है बेयर फुट वॉक करना, हमारे पूर्वज भी बेयर फुट वॉक करते थे, हमें भी बेयर फुट वॉक करनी चाहिए। I remember a story of man from Udupi once told me, as a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. ये एक किस्सा बताती है ऑथर कि एक मैन था उडुपी में, विच इज इन साउथ। उडुपी में एक मैन था और वो हमेशा स्कूल जाते समय टेम्पल से होते हुए जाता था, और उस टेम्पल में उसके जो फादर थे वो प्रीस्ट थे, पंडित थे उस टेम्पल में। एंड वो टेम्पल में स्टॉप होता था, प्रे करता था कि भगवान मुझे एक पेयर मिल जाए अच्छे वाले शूज के। और 30 साल बाद जब वो उसके शहर में पहुंचा, टेम्पल में पहुंचा, इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड अ न्यू प्रेस्ट, और तब उसने देखा कि क्या बोलते हैं, ये जो पूरा डेजोलेशन चेंजेस को रिप्रेजेंट करे कि पूरा जो एरिया था स्कूल का, टेम्पल का, वो सब अब पूरा चेंज हो चुका है, और टेम्पल के बैकयार्ड में अब एक नया प्रीस्ट रहता है, एक नया पंडित रहता है। There were red and white plastic chair, young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arriving panting and threw his school bag on folding bed. अब वहां पे देखती है ऑथर की जब वो गया तो वहां पे बहुत सारे प्लास्टिक के चेयर रखे हुए थे, और एक यंग बॉय को वो देखती है कि जो ग्रे यूनिफॉर्म पहने है, उसने ब्लैक शूज पहने हैं, सॉक्स पहने हैं, वो स्कूल बैग लेता हुआ आ रहा है। स्कूल से कैसे बच्चे आके अपना बैग ऐसे फेंक देते हैं, तो वैसे वो भी वहां पे एक फोल्डिंग बेड था, वहां पे अपना बैग को फेंक दिया था। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. जब ये उसको देखते हैं तो याद करते हैं वो उस लड़के को जिसने भगवान से प्रे किया था कि मुझे पेयर ऑफ शूज मिल जाए, और जब मिल गए तो ये प्रे करता था कि मैं कभी इसे लूज ना करूं। The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remained shoeless. गॉडेस ने उनकी बात सुन ली और अब उसके पास जूते थे, लेकिन जो रैग पिकर्स थे, जो ये बच्चे थे रैग पिक कर रहे थे जो गार्बेज से, वो रैग पिकर्स शूलेस रह जाते हैं अपनी पूरी जिंदगी। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads to the Simapuri, a place in the periphery of the Delhi, yet miles away from it. The
from it. Metamorphically, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. अब ये बोलती है कि ये ऐसे एरिया में रहते थे दिल्ली के जहाँ पे जो बांग्लादेश से जो भाग के लोग आए थे वो भी यहीं पे रहते हैं 1971 से, और साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक थी. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is. सीमापुरी में सारे बांग्लादेशी रहते हैं. उस समय ये एरिया बहुत ही ज्यादा वाइल्ड था, वायलेंस से भरा हुआ था, अभी भी है. बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी. लेकिन पहले वो थोड़ा एम्प्टी रहता था, खाली रहता था, पर अब वो खाली नहीं रहता है. In structure of mud with roofs of tin in tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. वहां पे छोटे छोटे स्लम्स में, कि मतलब टीने के घर में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जहां वहां पे 10,000 से ज्यादा रैग पिकर्स रहते हैं. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी. और वो लोग को यहाँ पे रहते 30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और बिना किसी आइडेंटिटी के उन लोग यहाँ पे रह रहे हैं. विदाउट परमिट्स बट द राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन. और लेकिन सबके पास एक एक राशन कार्ड है, क्योंकि वोटर आईडी भी थी उनके पास, कि एटलीस्ट वो लोग उस राशन कार्ड से अपने लिए ग्रेन्स खरीद सकते हैं. फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी. और ये लगता था सबको कि खाना जीने के लिए ज्यादा जरूरी है, आइडेंटिटी नहीं भी हो तो चलेगा, भाई पेट भरा होना चाहिए. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grains. A group of women in tattered saris, when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. उन्होंने वो वहाँ की जो फैमिलीज थी, विमेन थी, साड़ी, एक तरीके की साड़ी पहनी हुई थी उन्होंने. तो जब ऑथर ने पूछा कि आप अपनी इतनी सुंदर ढाका छोड़ के, फील्ड छोड़ के, रिवर्स छोड़ के यहाँ क्यों रह रहे हो, तो बोलते कि जब मैं और मेरी फैमिली खाली पेट सोने नहीं जाए, वही सबसे बड़ी अचीवमेंट है. भले ही हमें हमारी आइडेंटिटी ना मिले तो, लेकिन खाना तो मिल रहा है हमें. फूड इज एवरीथिंग. Whenever they find food, they pitch their tents and become transit homes. Children grow up in them, becoming the parents' partners in survival. And survival in Simapuri means rag picking. और जब इनके बच्चे हो जाते हैं तो दोनों चारों जन साथ में सर्वाइव करते हैं, फादर मदर बच्चे. और वहां पे सर्वाइवल का ही मतलब था सीमापुरी में रैग पिकिंग, यानी कि हर कोई वहां अपने सर्वाइवल के लिए क्या करता था, कचड़े को बीनता था कि कभी कुछ कचड़े में हमें कुछ अच्छा मिल जाए. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads. और गार्बेज उनके लिए गोल्ड के समान था, कि कभी गार्बेज से गोल्ड मिल जाए, ऐसा नहीं, कि गार्बेज ही उनके लिए गोल्ड के समान था. क्योंकि जो चीज आपको पैसा कमाने में मदद करती है, जो चीज आपका पेट भरने में मदद करती है, वही आपके लिए सबसे ज्यादा प्रेशियस होती है. तो गार्बेज भी उनके लिए गोल्ड का काम करता था, क्योंकि वो लोग रैग पिकर्स थे. वो उनका डेली ब्रेड था, यानी कि उसी से वो लोग पैसे कमाते थे. और छत भी उनकी इसीलिए थी उनके ऊपर, कि मतलब वो अपना खर्चा इसी रैग पिकिंग से चलाते थे. इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर. और चाहे वो घर का रूफ लीक क्यों ना कर रहा हो, हमारे लिए वो भी बहुत है. आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, इवन अ 10 rupee नोट, साहिब सेज. साहिब बोलते कि रैग पिकिंग गलत नहीं है, अच्छा चीज है. मुझे कई बार एक कॉइन मिल जाता है 1 रुपए का, कभी कभी तो मुझे 10 रुपए के नोट भी मिल जाते हैं यहाँ से. His eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scouting. और जब आपको एक बार, मान लो आप रोड पे चल रहे हो, आपको एक बार रोड पे कुछ गोल्ड मिल गया, गिरा हुआ पैसे मिल गए, तो हर बार हम रोड पे देखते चले अब मिलेगा मिलेगा मिलेगा. तो वैसे ही साहिब को लग रहा था कि जब मुझे कभी 10 रुपए का नोट मिल रहा है, कभी सिक्का मिल रहा है, कभी चांदी के सिक्के भी तो मिल सकते हैं, कभी कुछ भी तो मिल सकता है. इसीलिए वो लोग ढूंढने वाली चीज को रोकते नहीं है, ढूंढते ही रहते हैं, स्काउचिंग करते रहते हैं. For there is a hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to the
देयर पेरेंट्स, और जो उनके लिए पेरेंट्स गार्बेज चिल्ड्रन के लिए अलग मीनिंग रखता था, उनके पेरेंट्स के लिए अलग। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स मीन्स ऑफ सर्वाइवल। चिल्ड्रन को वो काम करने में मजा आता था, एक जादुई खेल जैसा लगता था उनको, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक सर्वाइवल का मोड था। दैट्स इट। One winter morning, I see Sahib standing by the field gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game. He hums, content to watch it standing behind the fence. और एक बार मॉर्निंग में इन्हें ऑथर देखते कि साहिब फेंस के बाहर यानी कि बाउंड्रीज के बाहर खड़े होकर टेनिस मैच देख रहा है लड़कों का, जो कि वाइट ड्रेस में उन लोग खेल रहे थे। और वो साहिब कहता है, हम करते कि मुझे ये खेल अच्छा लगता है, आई लाइक दिस गेम। I go inside when no one is around, he admits. और ये एडमिट करता है, मानता है इस बात को कि जब आसपास कोई नहीं होता है तो मैं अंदर जाके थोड़ा सा खेल लेता हूँ। Gatekeeper lets me use the swing. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. और ये बोलते हैं कि गेट कीपर भी मुझे रोकता नहीं है, वॉचमैन भी मुझे अलाउ कर देता है कि जाओ झूला झूल लो करके, और मैं चले जाता हूँ। और उसने अपने पैर में भी जो उसे रैक पिकिंग के दौरान कभी मिले होंगे टेनिस शूज, वो पहना हुआ है, जो कि थोड़ा वियर्ड लग रहा था, ऊपर में इतनी गंदी सी उसकी शर्ट, नीचे शॉर्ट्स और उसके नीचे टेनिस शूज। He says in the manner of explanation, the fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. ये ऑफ कोर्स उसे रैक पिकिंग के दौरान मिला है, और ये टेनिस शूज जो है वो किसी रिच किड के हैं जिसने उस शूज को अबैंडन कर दिया था क्योंकि उसमें सिर्फ एक होल था, और लेकिन वो होल इसे बॉदर साहिब को बॉदर नहीं कर रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है पहनने में होल के साथ। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। ऐसे इंसान जो जिसने नंगे पांव अपना सर्वाइवल किया हो, उसके लिए अगर शूज उसे मिल जाए वही उसके लिए बहुत बड़ी बात है, फिर चाहे उसमें होल हो या ना हो उसे फर्क नहीं पड़ता। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंशनली इज आउट ऑफ हिज रीच। और जो गेम वो देख रहा है इंटेंशनली वो उसकी सोच से बाहर है। This morning, Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. और दूध की डोलची जो होती है ना, कैनिस्टर, वो लेके साहिब को देखती कि वो दूध लेने जा रहा है। I now work in a tea stall down the road, he says, pointing on the distance. और बोलता है कि अब मैं यहाँ पे एक चाय वाले की दुकान में काम करता हूँ। I'm paid 800 rupees and all my meals. और उसने कहा कि मुझे 800 रुपए मिलते हैं महीने के, और तीनों टाइम का खाना भी मिल जाता है। Does he like the job? I ask. और मैंने पूछा कि तुम्हें पसंद है ये जॉब? His face I see has lost the carefree look. और लेकिन उसके फेस में से वो carefree look जो था जब वो रैक पिकिंग करता था वो खो चुका था। The steel castinator seemed heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. और यही डिफरेंस था कि वो कैनिस्टर जो पकड़ा हुआ था दूध की डोलची वो भारी थी, जो वो रैक पिकिंग करता था वो प्लास्टिक बैग से, क्योंकि वो प्लास्टिक बैग खुद साहिब का था, लेकिन वो दूध की डोलची, दूध की बॉटल स्टील वाली, वो किसी और की थी, वो टी शॉप ओनर की थी जो कि टी शॉप को ओन करता था। साहिब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर। और साहिब का जो केयर फ्री नेचर था कि मैं खुद का बॉस हूँ, मैं साहिब आलम हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स हूँ, वो सब चीज कहीं खो चुका था। तो दिस वॉज योर पार्ट 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। विल मूव टू पार्ट 2 ऑफ मुकेश केस स्टडी in the next video. Till then, subscribe to our channel.